नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं युवाओं के हृदय सम्राट बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री मंगल पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आप पुष्पहार, मोती का माला और अंग वस्त्र के साथ आदरणीय भावी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आप स्वागत करेंगे। गुलाब के फूल के माला के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भावी देश के प्रधानमंत्री का पुष्पहार से स्वागत कर रहे हैं। अब मैं मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह जी, स्थानीय विधायक मुजफ्फरपुर के श्री सुरेश शर्मा जी, श्री राम सूरत राय जी, माननीय विधायिका श्री बीना देवी जी, माननीय विधायक अशोक सिंह जी और श्री नरेंद्र सिंह जी विधान पार्षद जी से आग्रह करूंगा कि मिथिलांचल के मखाना का बड़ी माला के साथ अभी सभी मंच पर शीर्षस्थ नेताओं का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आदरणीय रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सुशील कुमार मोदी जी आदरणीय का सबका स्वागत इस मखाना के माला के साथ आप करने का कष्ट करेंगे। अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारी माननीय लाल बाबू प्रसाद जी, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री सूरज नंदन मेहता जी, आदरणीय संजय मयूख जी, श्री मृत्युंजय झा जी, नित्यानंद राय जी, श्रीमती उषा विद्यार्थी जी और विधायक चितरंजन अरवल के विधायक प्रदेश के मंत्री चितरंजन जी से आग्रह करता हूं कि पुष्पमाला के साथ आप सब मिलकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आप स्वागत करेंगे। इसके बाद आप बाद में युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा जी और किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रत्नेश सिंह जी से भी आग्रह है कि इस पुष्पमाला के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आप स्वागत अपने देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का करने का कष्ट करेंगे। अपने मंच पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी मंच पे आसीन हैं। मैं नगर के स्थानीय विधायक श्री सुरेश शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप मोती के माला के साथ उनका स्वागत करने का कष्ट करें। शॉल और अंग वस्त्र के साथ मोती का माला देकर स्वागत करेंगे श्री सुरेश शर्मा जी। इस मंच पे हमारे पार्टी के नेता, राष्ट्रीय महासचिव
आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मंचासीन हैं। मैं श्री औराई के विधायक श्री रामसूरत शर्मा जी से आग्रह करता, रामसूरत जी यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप रामसूरत राय जी, आप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का शॉल और माला के साथ स्वागत करेंगे। इस मंच पे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित हैं। मैं श्रीमती बीना देवी जी से, जो गाय घाट की विधायिका हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करेंगी। इस मंच पर हमारे नेता, बिहार प्रदेश के जन जन के नेता, बिहार विधान मंडल के नेता, आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी उपस्थित हैं। मैं पारू के विधायक श्री अशोक सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप मोती का माला, अंग वस्त्र देकर अपने नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का स्वागत करेंगे। अब मैं प्रदेश के अध्यक्ष मंगल पांडे जी का भी स्वागत, रविंद्र सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर से आग्रह करता हूं कि आप मोती का माला और अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। अब मैं स्वागत भाषण के लिए और यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को शॉल और माला के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं इस मंच पर चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता उपस्थित हैं। मैं प्रदेश के युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष राजेश वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत आप करेंगे। अरुण कुमार को रत्नेश अपने पूर्व, अच्छा, अब मैं प्रदेश अपने युवा हृदय सम्राट प्रदेश अध्यक्ष लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी का स्वागत रत्नेश जी करेंगे। किसान लोक समता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी का स्वागत किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश सिंह जी करेंगे। अब मैं अपने युवा हृदय सम्राट और बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री मंगल पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आप आए, अपना स्वागत भाषण नेताओं का बीच करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित देश के भविष्य भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सबों के नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री नंद किशोर यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हम सबों के बिहार के प्रभारी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित राष्ट्रीय नेतागण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्रीगण, उपस्थित बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे नौजवान साथी भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आज आप सब लोगों की तरफ से हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मुजफ्फरपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस मुजफ्फरपुर की धरती पर स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज जो जनता यहां आई है आपको सुनने के लिए, वह गांधी की कर्मभूमि चंपारण से चल के आई है। लोकतंत्र की जननी है वैशाली, उस वैशाली की धरती से चल के जनता आज आपको यहां सुनने के लिए आई है। जुब्बा सहनी की यह मातृभूमि है मुजफ्फरपुर, उस जुब्बा सहनी स्वतंत्रता सेनानी की भूमि से चल के लोग आज आपको सुनने के लिए यहां आए हैं। यह धरती बहुत उर्वरा धरती है, भगवान महावीर की जन्मभूमि है, भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है, जहां से लोग आज चल के आपको आए हैं।
साथ ही मिथिलांचल की वह विद्यापति की भी भूमि है, जिस विद्यापति की भूमि से चलकर मिथिलांचल के लोग आज आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मुजफ्फरपुर की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना मजहरूल हक जी की धरती सारण से लोग चल के आज आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मुजफ्फरपुर की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। दिनकर की धरती बेगूसराय से भी लोग आज आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मुजफ्फरपुर की धरती पर आए हैं। बैकुंठ शुक्ल, अक्षयवर राय और चतुरी महतो की धरती से लोग चल के आए हैं। मां सीता की भूमि है, मां सीता की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, वहां से लोग चल के आए हैं आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। और खुदीराम बोस को जहां फांसी दिया गया, जिस धरती पर वीर स्वतंत्रता सेनानी को, वैसी धरती से चल के आज यहां लाखों की संख्या में लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। हम सब लोग हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन इस जनसभा में करते हैं। और आदरणीय मोदी जी, कुछ लोग यहां थाली पीट रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में इस जनता की ताकत पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग थाली पीट रहे हैं, इस जनता के का इतना स्नेह और समर्थन आपको और पार्टी और गठबंधन को प्राप्त है कि आगे आने वाले दिनों में इस जनता की ताकत के कारण वो अपना सीना पीटते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और यह मुजफ्फरपुर की जनता को संबोधित करें। सम्मानित अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता, जिनका महज दो तीन महीनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण होने वाला है, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय नेता कैप्टन जैनराम निषाद साहब, शाहनवाज हुसैन जी, रविशंकर जी रूढ़ी जी, नंदकिशोर यादव जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कुछ बात आपके समक्ष करूं, इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को, जिन लोगों ने इस मैदान का चयन किया, उनका धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। यह बिहार है, इस बिहार में 80-85% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी करके अपना परिवार चलाते हैं। उनके परिवार को चलाने का कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। इस राज्य में जिनको भी विकास के रास्ते पर जाना है, किसानों के खेत और खलिहान से ही होकर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समय की पहचान की। इस प्रदेश से आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना है। आपने ठीक किया, किसानों के खेत और खलिहान से होकर जाने का जो रास्ता हो सकता था उसका चुनाव किया और इस सभा का आयोजन आज खेत और खलिहान में आपने करने का काम किया है। मित्रों, हमारे सामने सवाल था, गठबंधन तय करना था। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। जब हम नीतीश कुमार जी के साथ थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के उपरांत जब हमारे बीच से चले गए जननायक कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चल रहे थे। उस समय नारा हम लगाते थे, कर्पूरी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने उन दिनों नारा लगाने का काम किया, सबसे अधिक
वही व्यक्ति नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को धूल धूसरित करने का काम किया। सबसे अधिक कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक न्याय की जमात से आने वाले, कर्पूरी ठाकुर जी की जमात से आने वाले लोगों को सबसे अधिक अपमानित करने का काम अगर किस व्यक्ति ने इस बिहार की धरती पर किया तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। हम चाहते थे कर्पूरी के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाना, नहीं हो पाया, लेकिन हमको खुशी है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को इस बात की खुशी है कि अब वक्त आ गया है, जिस जमात से जननायक कर्पूरी ठाकुर आते थे उसी जमात से, अति पिछड़ा समाज से आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी भी आते हैं, नरेंद्र भाई मोदी भी आते हैं। इसलिए अब वह दिन दूर नहीं जब कर्पूरी ठाकुर के अरमानों को आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। मित्रों, इसलिए यही सोचकर हमने गठबंधन किया, यही सोचकर हमने गठबंधन किया। यह बिहार है, इस बिहार का विकास आज हो, जब भी होना हो, लेकिन इस बिहार का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक इस राज्य में रहने वाले किसानों का विकास नहीं होगा। लेकिन किसानों की हालत दयनीय बना दी नीतीश कुमार जी ने, हाशिए पर ला दिया उनको। स्थिति बनी हमारे यहाँ के नौजवान पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेशों की यात्रा करते हैं, वहां जाकर 2 साल 4 साल रहकर जब वापस लौटते 25 साल 30 साल की उम्र में उनके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां आ जाती है। तो मित्रों, इस राज्य में नीतीश कुमार के कारण बिहार के किसानी और नौजवानों की जवानी दोनों खतरे में है। अगर बचाना है इस बिहार को तो बिहार के किसानों की किसानी बचानी पड़ेगी, बिहार के नौजवानों की जवानी बचानी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील और आग्रह करता हूं, आप सब लोग जो इस मैदान में आए हैं और हमारी बात सुनने आए हैं और टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार एजेंसियों के माध्यम से जो पूरे प्रदेश भर के लोग सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आइए आप सब लोग मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ताकत दीजिए, मजबूती दीजिए और आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी को सादर आमंत्रित करता हूं। रामविलास पासवान। देश के विकास पुरुष और देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जो हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी हैं और राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं, आदरणीय जयनारायण निषाद जी जो सांसद हैं यहाँ के, आदरणीय मंगल पांडे जी जो प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, शाहनवाज खान जी जो बहुत ही लायक दोस्त और सांसद प्रवक्ता भी हैं, राजीव प्रताप रूडी जी जो भाजपा के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही हम लोगों के पुराने साथी और प्रवक्ता भी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं जो राज्यसभा में उपनेता हैं, सुशील कुमार मोदी जी हैं जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार जब से अलग हुई है भाजपा सरकार से तब से ये और विरोधी दल के नेता नंद किशोर यादव जी लगातार जो है
धुआंधार संघर्ष कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो प्रभारी हैं बिहार के, सभी हमारे साथी हैं, और मेरा पुत्र चिराग पासवान भी यहां मौजूद है। वो बोलेंगे नहीं, आप लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। रामाकिशोर सिंह जी हैं। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी अपार जनसमूह में यहां इकट्ठा हुए हैं। न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए, स्वागत करने के लिए, बल्कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए है, उसको मजबूत कर पूरे देश में एक आंधी तूफान ला करके और दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आप कटिबद्ध हैं। साथियों, आज दो तरह का भारत है। एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है। जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है। जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है। जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है। जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए इसी मुजफ्फरपुर के गांव में गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है। दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब माँ से रोटी मांगता है कि माँ पेट जल रहा है, रोटी दो दो खाने के लिए, तो माँ कहती है बेटा सो जाओ, कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोना बंद नहीं करता है, माँ फिर समझाती है बेटा सो जाओ, कल सवेरे रोटी मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा जब रोने लगता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है। बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है। सवेरे में जब उठता है तो माँ से तुतली आवाज में पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? माँ के पास में कोई जवाब नहीं रहता है। हम उस गरीब के आंख के आंसू को पोंछने के लिए चले हैं। नरेंद्र भाई जो एक गरीब परिवार में पैदा लिए, जिन्होंने कहा कि हमने अछूतपन को देखा है, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति में पैदा लिए, आज उनके नेतृत्व में देश में एक जो है आंधी तूफान चल पड़ा है। आज हमें इस बात का खुशी है कि आज कोई जात की सीमा नहीं है, ये जमात हो गया है। चाहे ऊंची जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे दलित हों, अल्पसंख्यक हों, सारे लोग कहते हैं अल्पसंख्यक साथ में नहीं है। अरे भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और बगीचा का वही माली अच्छा होता है जिस बगीचा में हर तरह का फूल खिलता है। साथियों, देश की आजादी मिली, फांसी के फंदे को चूम लिया खुदीराम बोस हिंदू था, फांसी के फंदे को चूम लिया सरदार भगत सिंह सिख थे, फांसी के फंदे को चूम लिया इस्फाकुल्ला खान मुसलमान था। इस्फाकुल्ला खान ने कहा था बिस्मिल का वो लाइन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसलिए साथियों, जात पात धर्म मजहब को तोड़ो, विकास की गंगा को बहाने का काम करो, विकास की गंगा को बहाने का काम करो। जब तक विकास नहीं होगा, ये हमारा नौजवान, आज हमारी पीढ़ी जा रही है, चिराग का पीढ़ी आ रहा है, जो नया नौजवान है, जो कंप्यूटर चलाता है, जो फेसबुक पर सारा चीज देखता है, उसके रहने के लिए उसके लिए ये जो माँ बहन है, जिस माँ बहन को दो रोटी नहीं मिलती है, गरीबी से परेशान हैं, और ये लोग आकर के जो है बिहार में बिहार की सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं। भाई नीतीश जी कुछ दिन पहले तक हमको सर्टिफिकेट देते थे कि रामविलास पासवान बहुत अच्छे आदमी हैं, रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देते थे, लालू जी सर्टिफिकेट देते थे। और आज जब रामविलास पासवान राष्ट्रीय गठबंधन में आ गया तो रामविलास पासवान बहुत खराब आदमी बन गया।
इनके साथ रहने पर बहुत अच्छा, इनके साथ नहीं रहने पर बहुत खराब। याद रखना दोस्तों, जिंदगी जियो तो सम्मान के साथ में जियो, अपमानित होकर के कभी जीने का काम मत करना। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये जो देश के हालात हैं, उस हालात में जो देश में गरीबी है, भुखमरी है, ये बिहार में विजय पांडे हमारे हैं, उनके भाई की हत्या हो गई, बगल में वाल्मीकि नगर के बगल में बगहा में 7 आदिवासियों को मार दिया गया, वहां फारबिसगंज में 4 मुसलमान भाइयों को मार दिया गया, यही बीमारी के कारण मुजफ्फरपुर में कितने लोग मरे। इसका ये कौन है? गरीबी का प्रतीक नहीं है? और ये मुख्यमंत्री विकास की बात करता है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, ताकत थी भाजपा का और ये नेता बने हुए थे। हमको उस समय में भी आश्चर्य लगता था जब भाजपा के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता चुपचाप बैठे रहते थे। हमने कई एक बार इन नेताओं से कहा कि भाई आप में क्या, कहां चला गया आत्मबल, सेल्फ रिस्पेक्ट कहां चला गया? आपके नेताओं को निरादर किया जाता है, उसके बाद भी आप चुपचाप बैठे हुए हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जितना अलायंस के धर्म को निभाती है, जितना गठबंधन के धर्म को निभाती है, उतना शायद ही दूसरा यूपीए में नहीं निभाती है। इसलिए जब से पार्टी अलग हुई है, एक जो है पूरे देश में एक नई क्रांति आ गई है। और भाई सुशील मोदी जी, आपके ऊपर में पूरा देश का निवाह है। ये गरीब गुरबा लोग आपकी ओर देख रहे हैं, ये दलित पिछड़े लोग आपकी देख रहे हैं, अल्पसंख्यक के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी ने कहा कि देश में जो हालत दलित की है, वही हालत उससे भी बदतर हालत मुसलमान की है। आपने बार बार कहा है, घटनाएं घट जाती है, हर 12 साल पर युग बदलता है। आज क्या कहते हैं कि गुजरात एक ऐसा देश है कि 2002 के बाद कोई घटना नहीं घटी, और यही बिहार देश है, प्रदेश है कि जहां कोई महीना नहीं आता है कि जहां कम्युनल राइट्स नहीं होता है, जहां सांप्रदायिक और जातीय दंगे नहीं होते हैं। इसलिए देश की बागडोर आपके हाथ में जा रही है और आपका नैतिक दायित्व बनता है कि चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, इन सारे लोगों का जो हित है, इन सारे लोगों का जो हित है, जीवन आपके हाथ में जा रहा है। और मैं पूरा का पूरा उम्मीद करूंगा कि आपके रहनुमाई में, आपके नेतृत्व में समाज का कोई वर्ग नहीं हो जिसका अहित हो, और कोई वर्ग नहीं हो जो 1 साल के बाद नहीं कहे कि नरेंद्र मोदी ही हमारा एकमात्र नेता है, उससे अच्छा कोई नेता नहीं है। इसलिए ये आपके ऊपर में कांटा, ये ताज नहीं, कांटा का ताज आने वाला है, और इस कांटा के ताज को आप संभाल करके भारत मां का जो सपना है, उस सपना को आप पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम उमरते जनसमूह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपनी पार्टी की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय गठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं भाई नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार में आए। आपने पटना के गांधी मैदान में आया था, और समय में यहां की सरकार ने आपका बम से स्वागत किया था। आज आप आए हैं, लेकिन हमें इस बात का उस समय में भी देखने को मिला कि भीड़ थी, इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि कोई उसका जब प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी तरफ से देता हूं, अपनी पार्टी की तरफ देता हूं, राष्ट्रीय गठबंधन की तरफ से देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार के जन जन के नेता, बिहार विधानमंडल दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के हम सबों के नेता, आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं। देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री मंगल पांडे जी, कैप्टन जय नारायण निषाद जी, श्री नंद किशोर यादव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर बैठे तमाम सांसदगण, विधायकगण, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य के पदाधिकारीगण,
और यहां बिहार के 14 जिलों से हजारों की संख्या में आए हुए उत्तर बिहार के मेरे बहन और भाइयों, मित्रों, श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार बिहार आए हैं। आपका ये तीसरा दौरा है। पहली बार जब आप आए थे तो गांधी मैदान में बमों का धमाका हो रहा था और आपने लाखों लोगों को संबोधित किया था। उसके एक सप्ताह बाद जब आप आए तो उन शहीदों के घरों में आंसू पोंछने के लिए आए थे जो 27 अक्टूबर की हुंकार रैली में शहीद हो गए थे। और आज तीसरी बार आप उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर में आए हैं। खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी और बैकुंठ शुक्ल जो फांसी के फंदे पर झूल गए थे, उस क्रांति की धरती पर आज आप यहां लाखों लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अशोक मेहता यहीं से सांसद हुआ करते थे, आचार्य कृपलानी यहीं से सांसद हुए थे और जॉर्ज फर्नांडिस 5 बार इसी मुजफ्फरपुर की धरती से सांसद हुए थे। उस मुजफ्फरपुर में आज आप संबोधित करने के लिए बिहार के लोगों को आए हैं। बहनों और भाइयों, बिहार के लोग जब बमों का धमाका हो रहा था, उसके बावजूद लोग डटे रहे आपका भाषण सुनने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह से 27 अक्टूबर की हुंकार रैली में बमों के धमाके के बाद लोग आपके भाषण को सुनने के लिए गांधी मैदान में डटे रहे, उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में मतदान केंद्र पर बिहार के लोग आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए डटे रहेंगे। बहनों और भाइयों, एक गरीब के बेटे को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक जिसकी मां बर्तन मांजने का काम करती थी, जिसके पिताजी चाय बेचने का काम करते थे, जो पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ, ऐसा गुदड़ी का लाल, इसको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और ये अपने बलबूते पर आज चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, किसी की कृपा पर नहीं बने हैं। और नरेंद्र मोदी जी को खतरों से खेलना उनको आता है। और इसे नरेंद्र मोदी ने कहा एक बार कि समंदर को गुमान है, समुद्र को घमंड है, समंदर को गुमान है अगर तूफान आने को, अगर समुद्र को घमंड है कि मैं तूफान को ऊंचा और नीचा कर सकता हूं, समंदर को गुमान है अगर तूफान उठाने का, तो नमो को भी शौक है कश्ती वहीं चलाने का। और इतना ही बहनों और भाइयों, और कल नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में भाषण करते हुए कहा कि आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, हमारी भी जिद है वही आशियां बनाने की। ये वो नरेंद्र मोदी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि लोकसभा के चुनाव में केवल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच लड़ाई है, तीसरा कोई नहीं है। आपको तय करना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, इसे बीच में कोई नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वो खुलेआम कहते कि हमको वोट दीजिए, हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राजद के मतदाता बंधुओं, याद रखो, अगर लालटेन पर वोट दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, गरीब का बेटा नहीं बनेगा, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो तय करो कि राहुल गांधी को बनाना कि नरेंद्र मोदी को बनाना है। और जदयू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बताएं। आपके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? बहनों और भाइयों, अगर आपने जदयू को वोट दिया तो वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राजद को वोट यानी राहुल गांधी को वोट, जदयू को वोट यानी राहुल गांधी को वोट। और इसलिए मैं आज आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, बिहार को उसका हक कोई दूसरा नहीं देगा, बिहार को उसका हक नरेंद्र मोदी देंगे। बहनों और भाइयों, बिहार को विशेष पैकेज दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दो, बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए
नरेंद्र मोदी को वोट दो। बिहार में गंगा नदी में पटना और मुंगेर कोसी पर रेल पुल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दो। बिहार की 10,000 करोड़ की लंबित रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दो। बिहार के गांव में गुजरात के समान 24 घंटा बिजली पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दो। बरौनी खाद कारखाने को चालू करवाने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दो। और आइए मेरे मुजफ्फरपुर और इस 14 जिला के बानौर भाइयों, बिहार जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बिहार जिसका साथ देता है आंख मूंद कर साथ देता है। और नरेंद्र मोदी जी, आपकी झोली में बिहार के 40 की 40 लोकसभा की सीट हम देने का काम करेंगे। और बिहार का रास्ता केवल यूपी से होकर नहीं जाएगा, दिल्ली का रास्ता केवल यूपी से नहीं बल्कि दिल्ली का रास्ता बिहार से होकर भी जाएगा। और आप प्रधानमंत्री बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं पाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आप जिनको सुनने के लिए बेताब हैं, मैं देश के भावी प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय हम सबों के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता के और हम सब के भारत के कल के भाग्य विधाता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता के मंच पर विराजमान बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, बिहार के वरिष्ठ नेता मेरे मित्र श्री रामविलास पासवान जी, श्री सुशील मोदी जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, कैप्टन जयनारायण निषाद जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री रविशंकर जी, शाहनवाज हुसैन जी, राजीव प्रताप रूडी जी, पूर्व एमपी श्रीमान अरुण कुमार जी, युवा नेता भाई चिराग पासवान जी, श्री भोला सिंह जी, राधा मोहन सिंह जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय रमा देवी जी, सुरेश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के कोना कोना से आए हमार भाई और बहन लोग, रौरा सबके शत शत प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं 27 अक्टूबर को पटना में आया था।
और बिहार ने जिस प्रकार से स्वागत किया था, सम्मान किया था, गौरव किया था, मैं इसे मेरा अहोभाग्य मानता हूं। और उसी समय राजनीतिक द्वेष के कारण जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, एक के बाद एक बम धमाकों ने पटना की धरती को लहूलुहान कर दिया। भाइयों बहनों, वो बम धमाके के गांव भारत के लोकतंत्र के सीने पर लगे थे। वो बमों के गांव हिंदुस्तान के भाईचारे पर लगे थे, एकता और सद्भावना पर लगे थे। लेकिन भाइयों बहनों, तबाही करने वाले कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, बिहार की जनता ने ठान ली है। इतने बड़े हमले के बाद भी जो शांति, एकता और भाईचारे के दर्शन बिहार की जनता ने करवाए हैं, मैं इस धरती को नमन करता हूं, यहां के लोगों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, शांति, एकता, सद्भावना के बिना यह देश विकास नहीं कर सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। और इसलिए शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना, इसी नींव पर विकास की इमारत बनने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने ये जो एक अहम उदाहरण प्रस्तुत किया है, वे देश के लिए उदाहरण रूप है। भाइयों बहनों, मेरे मन में विचार आता है, किसी को मोदी के खिलाफ इतराज हो सकता है, किसी को भाजपा के खिलाफ भी इतराज हो सकता है। लोकतंत्र में उनका विश्वास ना हो और उनको अच्छा भी लगता हो कि अच्छा होगा इन धमाकों में इनका खेल पूरा हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के नेताओं को सुरक्षा मिले या न मिले, लेकिन बेगुनाह नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है? आखिर मरने वाले भी तो मेरे ही बिहार के भाई बहन थे। लेकिन भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसी विचारधारा, ऐसे राजनेता, उनसे जल्दी जितनी देश को मुक्ति मिलेगी उतना ही देश का भला होने वाला है। भाइयों बहनों,
मैं आज बिहार की जनता का एक और भी ऋण स्वीकार करना चाहता हूं। ये ऋण स्वीकार हमने गुजरात से एक आह्वान किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा स्मारक बनाने का हमने निर्णय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया था। देश की एकता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमने किसानों से प्रार्थना की थी कि आपके खेत में जो औजार उपयोग में आया है वो लोहे का एक आध औजार मुझे दे दीजिए। आप ही के खेत में उपयोग में आए हुए औजार से सरदार पटेल की स्टैच्यू बनेगी, ताकि देश की एकता का संदेश जाए, वो किसान पुत्र थे वो संदेश जाए, और हिंदुस्तान के कोने कोने की भागीदारी है वो संदेश जाए। मैं बिहार का आभारी हूं कि आपने गांव गांव इस भावना को पहुंचाया। हर गांव ने उत्साह और उमंग के साथ खेत में काम आए हुए औजार का लोहा हमें भेज दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो भव्य स्मारक होगा तो वहां बिहार की भी मौजूदगी होगी। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, आज जब मैं मुजफ्फरपुर की धरती पर आया हूं, हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, इसका कारण खुदराम बोस जैसे वीर सपूतों ने देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया था। देश की आजादी के जंग के सभी महापुरुषों को इस धरती पर से मैं नमन करता हूं। खुदराम बोस सदा सर्वदा देश की युवा पीढ़ी को त्याग और तपस्या की प्रेरणा देते रहेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू कभी यहां पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं की थी। भाइयों बहनों, श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस कभी इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे थे। मैं आज हम सबको, आप सबको प्रार्थना करता हूं कि हम सब परमात्मा को प्रार्थना करें कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्वास्थ्य बहुत ही जल्द अच्छा हो और वे इस देश की सेवा में उनका अनुभव काम आए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बिहार की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्वास्थ्य बहुत ही जल्दी अच्छा हो। भाइयों बहनों, जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारी मैथिली भाषा को संविधान सूची में देकर के उसका गौरव किया था, उसका सम्मान बढ़ाया था। भाइयों बहनों, यह हुंकार रैली है। यह हुंकार किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह हुंकार हमारे अधिकारों के लिए आवाज है। यह हुंकार देश को बर्बाद करने वालों से बचाने के लिए है। यह हुंकार देश में राजनीतिक परिवर्तन की आशा आकांक्षाओं को लेकर के आया है। यह हुंकार बुराइयों से मुक्ति के लिए है। यह हुंकार अच्छाइयों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, इसी हुंकार रैली से
जब हम आगे बढ़ रहे हैं तब देश की राजनीतिक चित्र का हाल क्या है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं, जिस किसी से मिलता हूं, मैं एक ही विषय की चर्चा करता हूं। मैं सबसे एक ही बात करता हूं और मैं लगातार कोशिश करता हूं, देश की समस्याओं के हल ढूंढने में लगा रहता हूं। मेरी प्राथमिकता है देश की समस्याओं का हल ढूंढना और हमारे विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। वे लगे हैं, मोदी का हल ढूंढने में लगे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो संकुचित मानसिकता है वो कभी भी देश का भला नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, बहुत तेजी से एनडीए का विस्तार हो रहा है और मैं जब एनडीए बोलता हूं तो मेरे सामने एनडीए के दो रूप है। एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। और ये हमारा परिवार बढ़ रहा है। मैं रामविलास जी का, भाई चिराग का, उपेंद्र कुशवाहा जी का और उनके सभी साथियों का ये एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। ये शक्ति बढ़ने वाली है, ये रुकने वाला नहीं है मामला, ये बढ़ता ही चलेगा और औरों की परेशानी भी उतनी ही बढ़ने वाली है। उनको तो परेशानी हो रही है कि भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं, चौंक गए हैं। भाइयों बहनों, लिख करके रखिए, आने वाला दशक, 60 साल बीत चुके हैं मित्रों, आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है, उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं। भाइयों, आपने वादे तो बहुत किए, लेकिन क्या कभी कोई वादा निभाया है? क्या कभी गरीबों की परवाह की है? भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस ने कभी कोई वादा निभाया है? ये थर्ड फ्रंट वालों ने कभी किसी का भला किया है? ये 1 साल पहले थर्ड फ्रंट वाले कहीं नजर आते थे, 6 महीने पहले नजर आते थे। जब चुनाव का बिगुल बजता है तभी ये जागते हैं, फिर 5 साल सो जाते हैं। ये चुनावी खिलाड़ी चुनाव का माहौल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन देश का कभी भला नहीं कर सकते भाइयों। और इसलिए चाहे कांग्रेस हो और ये थर्ड फ्रंट हो, ये आखिर थर्ड फ्रंट है क्या? उसमें से अधिकतर पार्टियां वो हैं जिन्होंने कांग्रेस को बचाने का काम किया है। कभी वो कांग्रेस के लालच में फंस करके काम करते हैं, कभी सीबीआई के चाबुक से डर करके काम करते हैं। भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में हिपोक्रेसी नहीं चलती है। मैं रामविलास जी के लिए कहना चाहता हूं, आज वो एनडीए छोड़ करके गए थे, विरोध की घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी मिलना हुआ, कहीं पर भी मिलना हुआ
तो प्यार से मिले हैं, और अगर अखबार वालों ने फोटो निकाली तो वो डरे नहीं है। कोई हिपोक्रेसी नहीं की, अखबार के सामने हाथ से हाथ मिलाकर के फोटो निकालने की हिम्मत रामविलास जी हमेशा करते थे। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, ये लोकतंत्र का स्वभाव भी है, लेकिन लोकतंत्र में हिपोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं होती है मित्रों। जनता गलतियों को माफ करती है, लेकिन जनता कभी भी हिपोक्रेसी को माफ नहीं करती है। भाइयों बहनों, मेरा बहुत सालों पहले मधुबनी जिले के एक सज्जन से काफी अच्छा परिचय हुआ था, और वो इतने मीठी भाषा बोलते थे, मुझे इतना मजा आता था सुनना है। मैथिली इतनी मीठी भाषा बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। भाइयों बहनों, एक तरफ इतनी बढ़िया मीठी भाषा, और मीठे लोग ही मीठी भाषा बोल सकते हैं, कड़वे लोग मीठी भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमारा चंपारण, जो कभी देश की चीनी का कटोरा माना जाता था, यहां पर चीनी के कारखाने चलते थे, ऐसी तो क्या हाल हो गई कि देश को मीठा मुंह कराने वाला मेरा चंपारण की आज चीनी के कारखाने बंद पड़े हैं। भाइयों बहनों, मेरे गन्ने का किसान परेशान है। आज स्थिति को नहीं बदला जा सकता क्या? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? भाइयों बहनों, ये जो बर्बादी करने वाले लोग हैं, इनको सामान्य लोगों की परवाह नहीं है। आप कहिए भाइयों बहनों, आज भी जिस बिहार में भगवान बुद्ध और महावीर का स्मरण होता है, जयप्रकाश नारायण तक के इतने महापुरुषों की भूमि रही है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं माताओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हमें पीड़ा नहीं होती है कि आज भी हमारे देश पे करोड़ों करोड़ों माताओं को खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ता है? दिन के उजाले में हमारी मां बहनें शौचालय तक नहीं जा सकती है, रात के अंधेरे का इंतजार करती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल के बाद कम से कम हमारी माताओं बहनों को शौचालय भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरा किसी से राजनीतिक विरोध नहीं है, मेरे भीतर एक पीड़ा होती है, दर्द होता है मेरी करोड़ों करोड़ों मां बहनों के ये हाल देख करके। हमारे बिहार में सिर्फ 23% घर ऐसे हैं जहां शौचालय है, सिर्फ 23%। भाइयों बहनों, ये ऐसा मेरा देश 21वीं सदी में, जिसके पास मां बहनों की इज्जत प्राथमिकता न हो, तो भाइयों बहनों शर्म आती है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हमारी माताओं बहनों को अनेक पीड़ाओं से हमें मुक्ति दिलानी है। भाइयों बहनों, सिर्फ 16% घर ऐसे हैं यहां जहां बिजली है, घर में कनेक्शन हो सिर्फ 16%। भाइयों बहनों, आपको बिजली मिलती है क्या? बिजली मिलती है क्या? मुझे बताइए, आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए?
पढ़ने के लिए बिजली चाहिए, मां बीमार है तो पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, खेत में पानी पहुंचाने के लिए बिजली चाहिए। बिजली सहज स्वीकार्य है कि नहीं है? अरे मोबाइल फोन लाते हैं लेकिन चार्जिंग के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। भाइयों बहनों, बिहार में बिजली जाती है ये खबर नहीं है, बिजली आती है ये खबर है। लोग रास्ते में जाते बस में बात करते हैं, यार पिछले मंगल मेरे यहां आई थी, तो दूसरा कहता अच्छा मेरे यहां तो पिछले मंगल भी नहीं आई। बिजली आना है खबर है यहां। भाइयों बहनों, नजदीक में कोयले की खदान है। पूर्व में तो बिहार जो संयुक्त था तो कोयले की खदान के ढेर पर बैठा हुआ था, लेकिन विकास की दृष्टि न होने के कारण यह तबाही हो गई। मेरे नौजवान, आप मुझे बताइए, ये बिहार की वर्तमान सरकार आपको रोजगार दे सकती है? ये दिल्ली की वर्तमान सरकार आपको रोजगार दे सकती है? क्या रोजगार के बिना आपका जीवन चल सकता है? भाइयों बहनों, मैंने अभी 2012 की जानकारी ली। 2012 में 8,50,000 लोगों ने बेरोजगारों के दफ्तर में अपना नाम रजिस्टर करवाया बिहार में। 8,50,000। और नौकरी कितने लोगों को मिली होगी? 8,50,000 बेरोजगार में से ये विकास के दावे करने वाली सरकार ने सिर्फ 2,000 लोगों को रोजगार दिया। 2,000। भाइयों बहनों, जिनको देश के नौजवानों की परवाह नहीं, उनके रोजगार की परवाह नहीं, भाइयों बहनों, वे कभी भी आने वाली पीढ़ी का भला नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहां हमारा किसान गन्ने की खेती करना, चीनी की मिलें बंद पड़ी है, किसान परेशान है, उसी प्रकार से पूरा हिंदुस्तान इसी क्षेत्र से लीची का भी स्वाद लेता है और मखाना का भी स्वाद लेता है। हिंदुस्तान का 90% मखाना इसी इलाके से आता है। और भाइयों बहनों, और इसलिए हमारा और आपका नाता जरा पुराना है। अगर कमल नहीं तो मखाना कहां से आएगा? और इसलिए आपका और कमल का तो बड़ा पक्का नाता है। और एक बार कमल आया तो सिर्फ मखाना ही नहीं, लक्ष्मी स्वयं आकर के बैठने वाली है। भाइयों बहनों, क्या मखाना न्यूट्रिशन की दृष्टि से उत्तम है? मखाना न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज्यादा वाला है। जो कुछ चीजें खाने में आती है उसमें एक नाम मखाना का आता है, लेकिन उसके वैल्यू एडिशन के लिए न कुछ सोचा गया, न विचार किया गया। भाइयों बहनों, आवश्यकता यह है विकास को प्राथमिकता दी जाए। यहां सामने ही मैं जब हेलीकॉप्टर से देख रहा था, इतनी बड़ी विशाल ये भीड़, लेकिन मैं देख रहा था हजारों लोग रोड पर बेचारे आ रहे थे, मीलों दूर उनकी गाड़ियां खड़ी थी, हेलीकॉप्टर से दिखाई दे रहा। अभी भी शायद कुछ लोग तो पहुंच नहीं पाए होंगे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए एक रास्तों के चतुष्कर की कल्पना दी थी और सौराष्ट्र से सिलचर तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने का काम प्रारंभ किया था। वही रास्ता यहां से गुजरता है। भाइयों बहनों, अगर 2004 में अटल जी की सरकार बनी होती, मैं भाइयों बहनों दावे से कहता हूं, ये सौराष्ट्र से सिलचर वाया बिहार तेज गति से गाड़ियां दौड़ती बिजनेस चलता, कितना बड़ा काम होता। लेकिन वो अनेक राज्यों के किनारे पर मरा पड़ा है। ये हमारे नंद कुमार जी जब थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन फिर ठप हो गया है।
लेकिन और राज्यों में तो दिल्ली की सरकार ने इसको रोक करके बैठे हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के प्रति कितनी उदासीनता राज्य की और दिल्ली की सरकार की है, इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूं। भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश को तबाह कर रहा है और हम इस मत के हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद ये मानवता का विरोधी है। नेपाल की सीमा आज संकट का कारण बनी हुई है और भाइयों बहनों, आतंकवादियों को छिपने के लिए अब लगता है बिहार उनको स्वर्ग भूमि लगने लगी है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार की वोट बैंक की राजनीति आतंकवादियों के प्रति कठोर रवैया बरतने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के प्रति नरमी वो पूरे देश को तबाह कर देगी और उसके खिलाफ राजनीतिक आटा विचारधारा बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। सत्ता सुख के सपने आड़े नहीं आने चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए देश में एक स्वर होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए। तभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, तभी सामान्य मानवी को सुरक्षा का एहसास हो सकता है। भाइयों बहनों, कुछ लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 40 साल से हिंदुस्तान में गरीबों की भलाई के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है। जिस 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबों की भलाई के काम होते हैं, सभी सरकारें और भारत सरकार इससे जुड़ी हुई है। हर 6 महीने उसकी रिपोर्ट निकलती थी। कौन सरकार गरीबों की भलाई के लिए अच्छा काम करती है। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो 20 सूत्री कार्यक्रम के इंप्लीमेंटेशन में हमेशा अव्वल नंबर पे रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की एक भी सरकार नहीं रही है। और ये थर्ड फंड के नाम पर गाजे बाजे करने वालों को तो ऐसे कामों में कोई रुचि भी नहीं है, न ही उन्होंने कभी की है। भाइयों बहनों, गरीबों का भला ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमारा ये इलाका है जहां भरपूर पानी है। हमारा ये इलाका है जहां पर सर्वाधिक अच्छी जमीन है। लेकिन भाइयों बहनों, पानी के कारण कभी बाढ़ में परेशानी होती है, तो कभी बाढ़ के बाद अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण परेशानी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का संकल्प किया था, और जहां ज्यादा पानी के कारण नुकसान होता है उनको बचाने के लिए संकल्प किया था, और रिवर ग्रिड का एक सपना देखा था। भाइयों बहनों, पूरे देश को अगर सुजलाम सुफलाम बनाना है, पूरे देश को अगर हरा भरा बनाना है, तो हम सबके लिए आवश्यक है कि हम भाइयों बहनों रिवर ग्रिड के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। दिल्ली की सरकार ने उसको डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। वाजपेयी जी का सपना अधूरा है, उस सपना पूरा करने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आजकल हमारे देश में एक फैशन हो गई है। आपको याद होगा, पहले के जमाने में हिंदुस्तान में कुछ भी होता था तो एक फैशन थी, भाई इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ है। कोई भी बात हो तो बोलते थे विदेशी शक्तियों का हाथ है। बाद में कोई घटना घटती थी तो कहते थे आईएसआई का हाथ है। ये हमारे देश में लगातार बोला जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस देश में कुछ भी हो, एक जड़ी बूटी हाथ आ लगी है कुछ लोगों को।
सत्ता पाने की जड़ी बूटी, और उसका नाम उन्होंने रखा है सेक्युलरिज्म। आप कहो भाई नौजवानों को रोजगार चाहिए, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो महंगाई ज्यादा है, तो बोले सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहें गरीबों को 2 पेट खाना मिले, तो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में है। आप कहो कि भाई हमारे यहां खेती की किसानों की परेशानी है, अरे बोले वो बाद में, अभी सेक्युलरिज्म परेशान है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए? गरीब को खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, और इसलिए एक ही माला फेरते रहते हैं, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। भाइयों बहनों, ये फरेब है, देश की जनता को गुमराह करने का काम है। इनके लिए सत्ता हथियाना एक सिर्फ रास्ता है, इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश के सामने मुद्दा है महंगाई, इस देश के सामने मुद्दा है भ्रष्टाचार, इस देश के सामने है मजबूत सरकार, इस देश के सामने मुद्दा है मजबूत नेतागिरी। उसका जवाब देना नहीं है, और इसलिए ऐसे ही बातें करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये सिर्फ चुनावी नारा है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है हर संप्रदाय हमारा है। उनके लिए सेक्युलरिज्म वोट बैंक की राजनीति है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म ये विकास की राजनीति है। उनके लिए सेक्युलरिज्म तोड़ो और राज करो, हमारे लिए सेक्युलरिज्म जोड़ो और विकास करो का मंत्र है। उनके लिए सेक्युलरिज्म अपीजमेंट फॉर फ्यू, जस्टिस फॉर नन। हमारे लिए अपीजमेंट टू नन, जस्टिस फॉर ऑल, ये हमारा सेक्युलरिज्म है। उनके लिए सेक्युलरिज्म नाकामियों को छुपाने का बहाना है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म विकास का नया रास्ता बनाना है। भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म रिलीजन फर्स्ट होता है, हमारे लिए सेक्युलरिज्म इंडिया फर्स्ट होता है। भाइयों बहनों, उनके लिए सेक्युलरिज्म ये राजनीतिक हथकंडा है, हमारे लिए आस्था का विषय है। और इसलिए भाइयों बहनों, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान को गुमराह करने वाले लोग, भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की धरती पर आया हूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 2022 में हमारी आजादी को 75 साल होंगे। अमृत पर्व आएगा, क्या हमारा देश अमृत पर्व आने से पहले ये सपना नहीं दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, मैं इरादा लेकर के आया हूं आज, और मैं आपको कहता हूं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा नागरिक ना हो कि जिसको रहने के लिए छत ना हो। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति परिवार को घर मिले, और घर भी ऐसा जिसमें शौचालय हो, घर भी ऐसा जिसमें पानी का नल हो, नल में पानी आता हो, घर भी ऐसा जिसमें बिजली का कनेक्शन हो। भाइयों बहनों, ऐसा घर हिंदुस्तान के हर परिवार को मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का सपना है। और जब हिंदुस्तान अपने आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, उस समय हम इसको पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप मुझे समर्थन करेंगे, हर परिवार को घर मिले, इस काम को आप बल देंगे, यह मैं विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, आज देश भाइयों बहनों, आज देश की राजनीति
दो खेमों में दिखाई देती है, दो मोड़ पर दिखाई देती है, दो रास्तों पर नजर आ रही है। मोदी कहता है महंगाई रोको, वे कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है भ्रष्टाचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है मां बहनों पर अत्याचार रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मोदी कहता है अन्याय रोको, वो कहते हैं मोदी रोको। मेरे भाइयों बहनों, उनकी पूरी राजनीति, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ही मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं। उनका एक ही सपना है मोदी रोको, एक ही एजेंडा मोदी रोको। मोदी कहता है विकास करना है, वो कहते हैं मोदी का विनाश करना है। निर्णय देश की जनता को करना है, निर्णय देश की जनता को करना है। यह नकारात्मक राजनीति को विदाई देना है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब खुदीराम बोस जहां बलि चढ़े, बलिदान हुए, उस पवित्र धरती पर से मैं कहना चाहता हूं, मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। वंदे 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 वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यक्रम समाप्त की जाती है।